हेलो एवरीवन, दिस साइड एडवोकेट जितेंद्र यादव। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। पिछली सीरीज़ में हमने यानी कि हमारी सीरीज जो क्लास थी 1 से लेकर 8 तक थी, जो कि पूरी सीआरपीसी हमने कवर करा था 50-50 एमसीक्यू करके, जिसमें हमारी 8 क्लासेस कंप्लीट हुई थी। अब ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, वो भी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ थी। ये उससे भी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ इसलिए क्योंकि ये फ़िल्टर करी गई है, यानी कि इम्पॉर्टेंट से और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो कि 100 एमसीक्यूज़ में हमने कवर किए हैं। यानी कि पूरी सीआरपीसी को हमने निचोड़ बना के 100 एमसीक्यू को निकाला है। तो ये आपके लिए आने वाली अपकमिंग जुडिशरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये तय मानिए, ऐसी सीरीज़ जो एमसीक्यू के तौर पे आपको मिल रही हैं वो आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली हैं कि आप एग्ज़ाम में विदाउट स्ट्रेस एग्ज़ाम दे सकते हैं। और आप देखेंगे जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे, इस सीरीज़ से काफ़ी हद तक मिलते जुलते क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और फुल कॉन्फिडेंस का तब आप इस सीरीज़ को तैयार कीजिए और अपने आने वाले एग्ज़ाम को हिट कीजिए। तो हम बिना कुछ देर करे हुए हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। इस सीरीज़ को फ़िल्टर सीरीज़ मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये फ़िल्टर है, सारे क्वेश्चंस का निचोड़ है इसमें। वो तो आप करिए ही, साथ में इसको भी करिए, आपके लिए कम टाइम में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़। तो आज हमारी क्लास 9 शुरू होगी, जो कि फ़िल्टर सीरीज़ है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी। आज हम 1 से 50 तक करेंगे और नेक्स्ट हमारा जो आएगा क्लास 10, जो कि पूरी सीआरपीसी को ख़त्म करते हुए वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक होगी, जो कि सेक्शन 1 से 484 तक हम कवर करेंगे इनमें। तो आज हम शुरू करते हैं इस सेक्शन को, सेक्शन 1 से लेकर 484 के टॉप 50 एमसीक्यूज़। सो बिना कुछ देर करे हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई, यानी कि लागू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 अप्रैल 1974, यानी कि 1974। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस को शक्तियाँ होंगी। ऑप्शन 1 है बिना वारंट की गिरफ्तार करने की शक्ति के अलावा अन्वेषण की शक्ति। ऑप्शन 2 है अन्वेषण एवं बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति, किंतु वह गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकेगी। ऑप्शन 3 बिना वारंट की गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की शक्ति। ऑप्शन 4 अन्वेषण तथा अपराध के विचारण अथवा जांच करने के क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना वारंट पर गिरफ्तार करने की शक्ति। गाइज़, आपने वाकई सीरीज़ का रिवीजन किया है। आप जल्दी से गैस करिएगा इसमें कौन सा आंसर राइट होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा, बिना वारंट की गिरफ्तारी सहित अन्वेषण की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2D परिभाषित अपराध निम्नलिखित कैसे अपराध से संबंधित है? ऑप्शन 1 केवल संज्ञेय अपराध से। ऑप्शन 2 केवल असंज्ञेय अपराध से। ऑप्शन 3 दोनों 1 और 2 से। ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दोनों 1 और 2 से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि संयोजन सुमेलित टाइप के क्वेश्चंस हैं। इनको हम देखते हैं क्योंकि आजकल इनका ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए चलें। टाइम टेकिंग होते हैं क्वेश्चंस, और कमीशन का ये होता ही है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो आपको चलाने का जो क्वेश्चन चलाने का तरीका है उनका, वो इस तरीके का आने लगा है कि आपको मैचिंग वर्ड्स दे देंगे, आपको गलत उत्तर छांटने के लिए दे देंगे, गलत आंसर्स निकालिए, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस टाइप से आपके 4-5 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हो नॉर्मल टाइम में, अब वो आप एक ही कर सको, इस टाइप से ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सम्मिलित है। मजिस्ट्रेट या न्यायालय करता है, क्या करता है, जल्दी से गैस करिए। अन्वेषण करता है। ये तो इसका सही नहीं है। इस कुछ ऑप्शन 2 है, इसका उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है। जांच, ये भी सम्मिलित नहीं लगता मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह साधारणतः, ऑप्शन 3 है, ये साधारणतः आपराधिक मामलों का दूसरा चरण है। जांच, ये सही है। और ऑप्शन 4 का यह न्यायिक कार्रवाई नहीं है। अन्वेषण, ये भी सही, यानी कि
ये 3 और 4, तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 1 2 नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 3 और 4, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा 3 और 4, और ये भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की तहत जांच की जाती है। ऑप्शन 1 है केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, ऑप्शन 2 पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन 3 सत्र न्यायालय द्वारा, ऑप्शन 4 मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें एक ऑप्शन 1 है एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है, ऑप्शन 2 एक पुलिस अधिकारी अपने विवेक के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, ऑप्शन 3 एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करने का प्राधिकार रखता है, ऑप्शन 4 प्रवादी के निवेदन पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर गैस करिएगा जल्दी से, कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? जल्दी से इसको गैस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उच्च न्यायालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्ति नहीं हो सकता यदि उसका नाम सत्र न्यायाधीश की सूची में ना हो, उच्च न्यायालय की सूची में ना हो, जिला दंडाधिकार की सूची में ना हो, पुलिस अधीक्षक की सूची में ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जिला दंडाधिकारी की सूची में ना हो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कितने वर्षों का विधि व्यवसाय आवश्यक होता है? ऑप्शन 1 7 वर्षों का, ऑप्शन 2 10 वर्षों का, ऑप्शन 3 15 वर्षों का, ऑप्शन 4 5 वर्षों का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 10 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अनुसार यथासंभव भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 376 का से घा तक के अपराधों का विचारण महिला पीठासीन न्यायाधीश को करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 धारा 26 का के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सज़ा पारित कर सकता है। तो क्या पारित कर सकता है? CJM। ऑप्शन 1 है 7 वर्ष से अनधिक की, ऑप्शन 2 7 वर्ष से अधिक की, ऑप्शन 3 आजीवन की, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप जल्दी से गैस करिए। इसका राइट आंसर होगा 7 वर्ष से अनधिक की। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। इस क्वेश्चन को जो घुमा दिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन सेम है। वहाँ भी CJM पूछा था, यहाँ भी CJM पूछा है। तो अब जाके इन्होंने क्वेश्चंस के ऑप्शंस घुमा दिए हैं। ऑप्शन 1 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास या 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माने या दोनों गलत होगा ये। ऑप्शन 2 है 5 वर्ष से अनधिक अवधि कारावास या 10,000 अनधिक जुर्माने दोनों नहीं। ऑप्शन 3 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने जो किसी भी राशि तक का हो सकेगा या दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा CJM हमेशा 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है। 7 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा को अधिकार CJM को नहीं होता, यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को नहीं होता। ये क्वेश्चंस करके जाइए पनिशमेंट वाले। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन सब के, और आपके ADJ और आपके DJ यानी डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी पनिशमेंट वगैरह सारा सेशन वगैरह का पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार एक न एक आपको मिलेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लीकेज हैं, बिल्कुल लीक हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में चलिए वो आने ही आने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सज़ा देने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा 1 वर्ष। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को 1 वर्ष का सज़ा देने का अधिकार है, वह किस सेक्शन के CRPC के किस सेक्शन में दिया है? तो आप याद रखिए धारा 29। इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम अपने दिमाग में भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ
और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन किया जा सकता है। ऑप्शन 1 उसके पद उत्तरावर्ती द्वारा, ऑप्शन 2 अपने सत्र न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन 3 सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन 4 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा उसके पद उत्तरावर्ती द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन दंडनीय अपराध के घटित होने वाले अपराध की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह इसकी सूचना निकटतम मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारी को दे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 भारतीय दंड संहिता की धारा 302। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का संदेह है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 कोई भी पुलिस अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा? जल्दी से गैस करिएगा इसका क्या आंसर होगा। तो हम इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है। ऑप्शन 2 जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो। ऑप्शन 3 जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता है। ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह ऑप्शन 1 संज्ञेय अपराध करता है, ऑप्शन 2 अजमानती अपराध करता है, ऑप्शन 3 संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है, ऑप्शन 4 असंज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक मजिस्ट्रेट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है। क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है? जी हाँ। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो हाँ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यह प्रतिबंधित करती है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं यदि गिरफ्तारी जमानतीय अपराध के लिए हुई हो तो उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में का क्या प्रभाव होता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन 1 है इससे संबंधित व्यक्ति गिरफ्तारी और निरोध अवैध नहीं होंगे। ऑप्शन 2 यदि इस धारा के उपबंधों की अनदेखी भी किया गया हो तो त्रुटि को बाद में सुधारा जा सकता है। ऑप्शन 3 इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएंगे तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन करने के लिए समर्थ बना देंगे। ऑप्शन 4 यह मात्र प्रक्रियात्मक त्रुटि है तथा इस धारा के उपबंध बहुत सारवान नहीं हैं। तो इसका आंसर गैस करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध अवैध हो जाएंगे तथा गिरफ्तारी व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन करने के लिए समर्थ बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित मुकदमों में से किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक निर्देश जारी किया है? किस में किया है? जल्दी से आप गेस करिए। मैंने पिछली सीरीज़ में अभी आपको बताया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 DK बसु के मुकदमे में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट भेजनी होती है। किसको? यह भी मैंने पिछली सीरीज़ में क्वेश्चन घुमा हुआ है। अब जल्दी से गेस करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 जिला मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक वारंट जिसकी अवधि तक कार्यकारी रहता है। ये भी क्वेश्चन आपके रिवीजन में आया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा जब तक की तारीख ना हो या बातिल ना कर दिया जाए। राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सेक्शन 82।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। कितने टाइम के अंदर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 2 वर्ष के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। डाकघर की तलाशी वारंट कौन जारी कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, जिला मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दंड के संहिता की धारा 95 के अधीन समझ हरण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? यह सहपरण होगा या समझपरण कहते हैं, टाइपिंग एरर है। किसके द्वारा पास की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, उच्च न्यायालय द्वारा। क्या दांडिक न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को, यानी क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं, दस्तावेज को प्रबद्ध कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, हाँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। इनमें से कौन दोष सिद्धि पर प्रशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक अभ्यासिक अपराधी धारा 110 दंड के संहिता की धारा 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है। अभ्यासिक अपराधी के बारे में बात की गई है। तो इसका अब राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिनके विरुद्ध 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध हो। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स में ये अभ्यासिक वाला आता ही आता है, तो याद रखिए। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसके सही उत्तर हमें इसमें चूज़ करने हैं। पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा किस धारा में की जाती है? आप रिवीजन कर चुके हैं तो आप जल्दी से गैस करिएगा इसका। तो इसका होगा ए का हो जाएगा 2, यानी कि हम नीचे देखते हैं इसमें हो जाएगा ए का 2, यानी कि बी सी में मिल रहे हैं हमें ऑप्शन। फिर है बलात्संग के अपराधी की व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा, तो ये किस में होती है? तो ये भी देखने वाली चीज़ है, जल्दी से देखिए। 53A में। और बलात्संग के शिकार हुए व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा किस में होती है? वो होती है सी का 4 इसमें। और प्रवादी की परीक्षा किस में होती है? प्रवादी की परीक्षा होती है ऑप्शन 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय निम्नलिखित अधिकतम राशि तक मासिक भरण पोषण का आदेश दे सकता है। कितने का? जल्दी से बताइए इसका आंसर। 3,000, 4,000, 5,000, असीमित। कितना? इसका होगा असीमित। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन भरण पोषण के लिए हकदार नहीं है। इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा 4, विच्छेद विवाह पत्नी जिसे पुनर्विवाह किया हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण नहीं मांग सकता? तो एक पत्नी जो जागृत दिशा में रह रही हो, एक पत्नी जो आपसी सहमति के अंतर्गत अलग रह रही हो, ऑप्शन 3 1 और 2, ऑप्शन 4 या तो 1 या 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3
दोनों, एक और दोनों, दो ऑप्शन होंगे, पहला भी ऑप्शन राइट है और दूसरा भी, यानी कि ऑप्शन 3 राइट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत दंडाधिकारी द्वारा पारित सशर्त आदेश जो व्यवहार न्यायालय को में चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह कथन गलत है, सही है, आंशिक गलत है या आंशिक सही है। ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग एरर है, गलत होगा यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा मैच नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश धारा 133 सही है। जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व के से इनकार किया जा सकता है, वहाँ प्रक्रिया धारा 137 ये भी सही है। भूमि या जल के उपयोग अधिकार संबंध विवाद धारा 147 ये भी सही है। न्यूसेंस या आंशिक खतरे के अर्जेंट मामले का आदेश जारी करने की शक्ति, यह गलत है। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 का नहीं पूछा गया ना, तो इसको याद रखना है। तो इसमें ये नहीं सही है, मतलब ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय द्वारा किया जा सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ऑप्शन 3 न्यायिक अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट से में से किसके द्वारा, किसी के द्वारा। ऑप्शन 4 ना तो न्यायिक ना ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा। धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाइयों का उद्देश्य शांति भंग के खतरों का निवारण करना है, न कि स्वत्व निर्धारण करना। निम्न में से किस मामले में यह कहा गया? यह आप जल्दी से बताइए किस मामले में कहा गया। ये कहा गया है ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 भारत संघ बनाम अजीबुल्त्रा खातून। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत संज्ञेय मामले के घटित होने संबंधी सूचना कौन दे सकता है? केवल स्वयं पीड़ित व्यक्ति, केवल पीड़ित व्यक्ति के आश्रित, केवल पीड़ित व्यक्ति के संबंधी, कोई भी व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा कोई भी व्यक्ति संज्ञेय अपराध की सूचना दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नांकित पर विचार कीजिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित होने की सूचना मात्र है। ऑप्शन 2 इसमें दूसरा नंबर है प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में सारभूत साक्ष्य है। तो इसमें से क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, क्या दोनों ही सही है, हमें यह देखना है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कारित करने की सूचना मात्र है, ये सही है। प्रथम सूचना अपने आप में सारभूत साक्ष्य गलत है। तो यानी कि इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम। निम्नलिखित मामलों में से किसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर ठोस सबूत नहीं और केवल इसके निर्माता की पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पैनल्स ये बहुत बार पूछ चुका है। इंटरव्यू पैनल भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है और मेंस में तो ये आपके लिखने में ऐसे समझ लीजिए एक तरीके से रामबाण है। ये एफआईआर का कोई भी क्वेश्चन आता है आप इस केस को डाल दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी मंगेश वर्सेस कर्नाटक राज्य। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। यह निम्न वाद उच्चतम न्यायालय द्वारा संपेक्षित है। किस मामले में? यह भी इम्पोर्टेंट है। ललिता वाला। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 ललिता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। सीआरपीसी में अगर एफआईआर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेंस में आए, इसको आप जरूर केस को डाल दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले में अन्वेषण कर सकता है? पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, यानी कि उप पुलिस निरीक्षक होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन 3 में, थाने का भारसाधक अधिकारी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 थाने का भारसाधक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? ऑप्शन 1 किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, ऑप्शन 2 थाना अधिकारी द्वारा, ऑप्शन 3 उस पुलिस अधिकारी द्वारा,
जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है। उपयोग ऑप्शन 4 उपयुक्त कोई नहीं। जल्दी से गैस करिए कौन कौन होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एक सेकेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए अभियुक्त के कथन को परीक्षण के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है। ऑप्शन 1 साक्षी का विरोध करने के लिए, ऑप्शन 2 साक्षी की पुष्टि करने के लिए, ऑप्शन 3 दोनों 1 और 2 के लिए, ऑप्शन 4 ना तो 1 और ना 2 के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 साक्षी के विरोध करने के लिए। यहाँ पे हमें करेक्शन करना चाहेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 44 है, यानी सीआरपी धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुला गया। 44 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसमें मैंने राइट आंसर 1 किया था। इसका राइट आंसर 1 ना होके इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजिंग चीज़ें हो गई थी, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया था, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। तो इसको प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का हमने राइट आंसर बता ही दिया, तो ऑप्शन 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46 पे दंड प्रक्रिया सीआरपीसी की कौन सी धारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 धारा 162। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। सीआरपीसी की धारा 164 के निम्नलिखित में से किस मामले में प्रावधानित करती है। क्या धारा 164 क्या प्रावधानित करती है, किस विषय के बारे में। संशोधित एवं कथन दर्ज किया जाना चाहिए। ऑप्शन 2 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन 3 विशेषज्ञ परीक्षा। ऑप्शन 4 अन्वेषण परीक्षा। तो इसका राइट आंसर होगा संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना इस धारा 164 में प्रावधानित है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्न में से कौन सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति कथन अभिलिखित करने हेतु अधिकृत है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन 1 एक पुलिस अधिकारी, ऑप्शन 2 एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 4 ना तो न्यायिक मजिस्ट्रेट ना ही कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी अभियुक्त को किसी पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध करने के लिए अनुज्ञा दे सकता है केवल निम्न अधिकतम अवधि के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 15 दिन के लिए। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट देखते हैं हम इस सीरीज़ का, यानी क्लास जो 9 है हमारी, आज 9th क्लास है। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जहाँ अन्वेषण ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक की कारावास से दंडनीय है, वहाँ मजिस्ट्रेट अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में अधिकतम किस अवधि के लिए निरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 90 दिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। तो आज की सीरीज़ में यानी क्लास जो 9 थी हमारी, उसमें हमने देखा ये हमने सेक्शंस कवर किए थे, यानी सेक्शन 1 से लेकर 484 के टॉप 50 एमसीक्यू। जो हमारी अगली श्रृंखला होगी, जो कि मे भी हो सकता है कल आपके पास पहुंच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत जल्द में है, तो ये सीरीज़ आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा रही है। तो इस सीरीज़ को आप कल जो हम पढ़ेंगे सीरीज़ में, वो 51 से 100 तक एमसीक्यूज़ होंगे। इस सीरीज़ का मतलब ही यही है कि आपके कम टाइम में
आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही करा के आपको एटलीस्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई करा दिया जाए। इसमें मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दी जाती है और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दी जाती है। तो आप इस सीरीज़ को याद रखिए और आपने यहाँ तक के सेक्शन जो कवर किए हैं क्वेश्चन नंबर 50 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, को रिवाइज़ करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी क्लास 10 जो CRPC की लास्ट क्लास होगी। ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, यानी क्लास 10th के बाद ये सीरीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।